एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करवाया था डोगरा रूल का, और उसी मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कश्मीर। क्या है वो पार्ट? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कश्मीर। इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली इस वाले पार्ट से एग्ज़ाम्स में, खासकर JK SSB एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन भरोसा नहीं है JK SSB का कि अगले एग्ज़ाम में पूछ ले। तो इसलिए हम जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, जो ये फ्रीडम स्ट्रगल थी अंडर डोगरा रूल, वो किसके लिए थी? कि यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। कहाँ पे? हमारे जम्मू कश्मीर में। ये जो महाराजा का सिस्टम है ये अब आउटडेटेड हो चुका है, हमें इससे लोग तंग आ चुके थे। उसकी कुछ और वजह भी थी। क्या वजह थी? इसकी मेन काजेज़ क्या थी? कि मुस्लिम्स पे कुछ टैक्स इम्पोज किए गए थे जो मज़हब के बेसिस पे थे। जो किसके बेसिस पे थे? मज़हब के बेसिस पे थे। ठीक है, जो कश्मीरी थे वहाँ पे, कश्मीरी पंडित्स थे, वो आलमोस्ट उन्होंने हर एक गेस्टेड और नॉन गेस्टेड पोस्ट पे उनका दबदबा था। यानी कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा यही लोग थे। अब देखिए, 80% मुस्लिम से और 20% टोटल हिंदू थे, और इन्हीं 20% में से 2 से 3% थे ये कश्मीरी पंडित्स। लेकिन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब की, ब्यूरोक्रेसी की, तो वो सारी पोस्ट इन्होंने ऑक्यूपाई की थी, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को इंटेंसिफाई किया कश्मीर में। ठीक है, और एक वजह ये थी, वो थी फोर्सड लेबर, बेगार सिस्टम, जिसे हमने कहा, जिसे हम बेगार सिस्टम कहते हैं। यानी कि आप काम करोगे, आप अपना लेबर दोगे, लेकिन आपको उसके बदले कोई वेज या पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ काजेज़ थे, मेन काजेज़ थे। और भी बहुत सारी काजेज़ थी, लेकिन हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो ये कुछ मेन काजेज़ थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को यहाँ पे आगे बढ़ने में मदद की। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है रीडिंग रूम से ये फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी स्टार्ट होती है। तो ये रीडिंग रूम किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? ख्वाजा गुलाम अहमद असाई एक थे। इनके साथ कौन आया रीडिंग रूम बनवाने में? मौलवी अब्दुल वकील, ख्वाजा सैदुद्दीन शाल और मौलवी अतीकुल्ला खान। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो कश्मीर के यंग पीपल थे, यंग यूथ था, जो एजुकेटेड था, जो पढ़े लिखे थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक रीडिंग रूम ओपन किया। किस एरिया में? डाउनटाउन एरिया जो श्रीनगर का है, ओल्ड सिटी, वहाँ पे एक रीडिंग रूम इन्होंने ओपन किया। उसमें ये क्या करते थे? उसमें ये कश्मीर के हालात हाजरा, जो उस टाइम के हालात हाजरा होते थे, उन पे डिस्कस करते थे। उस टाइम के जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी कश्मीर की, जो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ थे, इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, जो कौन फेस कर रहे थे? कश्मीरी मुस्लिम्स फेस कर रहे थे, उन पे ये डिस्कशन करते थे, और उनके सोल्यूशन के बारे में ये, इस बारे में वहाँ पे डिस्कशन होती थी। ठीक है, इसी तरह जम्मू में ही भी मुस्लिम यंग मेंस लीग वाज फार्मड। तो कश्मीर में क्या फार्म हुआ? रीडिंग रूम। और जम्मू डिवीज़न में क्या हुआ? मुस्लिम यंग मेन लीग वाज फार्मड इन जम्मू। ये आप याद रखिएगा। रीडिंग रूम का तो आप सबको पता होगा, लेकिन मुस्लिम यंग मेन लीग कहाँ पे फॉर्म हुई? जम्मू डिवीज़न में। ठीक है, तो इसी दौरान एक मीटिंग हुई खानकाए मौला में। ये मीटिंग किस डेट को हुई? डेट आप देख लीजिए, 21 जून 1931 को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई। इन्हीं यंग जो यूथ थी, जो पढ़ी लिखी यूथ थी कश्मीर के उस टाइम पे, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कब बुलाई? 21 जून 1931 को। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग आए थे। तो वहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किए अपने कुछ लीडर, 7 लीडर सेलेक्ट किए। ठीक है, जो इनकी बात आगे रखेंगे, यानी कि स्पोक पर्सन, जो इनकी बात आगे हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे, अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। और इन 7 मेंबर की ये स्पोक पर्सन थे। इनका लीडर किसको बनाया? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ठीक है, एट दी जब मीटिंग ख़त्म हुई थी, एक यंग मुस्लिम था, उसका नाम था अब्दुल कदीर। यंग मुस्लिम था। ये बेसिकली किस कास्ट से बिलोंग करता था? पठान कास्ट से बिलोंग करता था। इसने एक लेक्चर दिया, प्रोवोकिंग लेक्चर जो हम कह सकते हैं। इसने प्रोवोक किया कश्मीर के लोगों को।
उस टाइम पे, महाराजा के टाइम पे इसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। इसने ये बोला कि हम इस ओप्रेसिड जो रूल है महाराजा का, हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। हमें पता है ये इसके वोट्स हैं, हमें पता है कि हमारे पास बुलेट्स नहीं हैं, हमारे पास गन्स नहीं हैं, लेकिन हमारे पास क्या हैं, हमारे पास पत्थर हैं, हमारे पास ईंटें हैं, हम उनकी गन का जवाब उससे दे सकते हैं। यानी कि वहाँ से बर्थ हुआ किसका, स्टोन पेल्टिंग का। जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग अभी तक चला आ रहा था, 370 से पहले ज़्यादा था, अब भी कहीं कहीं होती है लेकिन रेयर केसेस में अब स्टोन पेल्टिंग होती है। तो इस स्टोन पेल्टिंग की जो बर्थ हुई वो कहाँ से हुई, जब इसी कदीर खान ने लोगों को प्रोवोक किया महाराजा के रूल के ख़िलाफ़, जो उन पर जुल्म हो रहा था उसके ख़िलाफ़ लड़ने के ख़िलाफ़। तो ये लेक्चर इसने दिया, ये देना था कि इस पर केस हो गया किसका, जो मैंने आपको पहले बोला, डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोवोकिंग पीपल एगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो अगले दिन ये अरेस्ट हो गया। लेकिन इसके इस लेक्चर ने कश्मीर की मूवमेंट को एक नया रास्ता दे दिया। क्या, एक नया रास्ता मिल गया कश्मीर के लोगों को डोगरा फोर्सेस से लड़ने का। तो इसको किस चार्ज पे अरेस्ट किया गया, सेडिशन एंड रिबिलियन, स्टेट के ख़िलाफ़, ठीक है। तो इसकी ट्रायल कहाँ पे चल रही थी, सेंट्रल जेल में। कब चल रही थी, 13 जुलाई 1931 को इसकी ट्रायल चल रही थी कोर्ट में, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग इसकी ट्रायल देखने की और सुनने के लिए वहाँ पे जो सेंट्रल जेल थी, है ना, वहाँ पे लोग क्या हुए, जमा हुए। तो उसी दौरान 21 लोगों की डेथ होगी, 21 लोगों की डेथ होगी। तो हिस्ट्री की बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि लोग पीसफुली वहाँ पे जमा थे। वो क्या सुनने के लिए आए थे, इसकी कदीर खान की जो ट्रायल थी वो सुनने के लिए। और उसी दौरान अज़ान का टाइम हुआ, नमाज का टाइम हुआ। तो जैसे ही एक बंदा अज़ान देने के लिए उठा तो डोगरा फोर्सेस ने फायर ओपन उन पे कर दिया, तो उसकी डेथ हुई। फिर अगले बंदे ने अज़ान वहाँ से स्टार्ट की। ऐसे करते करते 21 मुस्लिम्स ने वो अज़ान कंप्लीट की और 21 लोग वहाँ पे ये जिनको डोगरा रूलर्स ने मारा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो ये 13 जुलाई का प्रोटेस्ट, जो ये पीसफुल वहाँ पे लोग जमा हुए, तो इसने क्या कर लिया, इसने जो कश्मीर में ऑलरेडी हालात इंटेंसिफाई हो रहे थे फ्रीडम को लेके डोगरा रूलर से, तो इसने एक मोमेंटम बना दिया। किसके लिए, हालात और बिगड़ गए, एक मोमेंटम मिल गया और कम्युनल रियाट्स हुए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई झगड़े हुए। जब पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कम्युनल रियाट्स लोगों के बीच में हुए। हाँ, पहले होते थे, लेकिन पहले ऐसा लोगों के बीच में दंगे फसाद नहीं होते थे, बल्कि रूलर्स मारते थे। जैसे हमने पढ़ा इस रूल में, अफ़गान रूल में कश्मीरी पंडित्स को मारा गया, उनको ज़िंदा डल में फेंका गया जिसको बुत मज़ार कहते हैं। इसी तरह शियाज़ को मारा गया, बम्बाज़ाफ जैलम वेलीज़ को जो वो कास्ट है उनको मारा गया, लेकिन वो रूलर्स के द्वारा था। लेकिन लोगों के बीच में जो वो बॉन्डिंग थी वो पहली बार कब टूटी, इसी 13 जुलाई में, कि जब फायरिंग हुई, डोगरा रूलर्स ने फायरिंग की, उसके बाद हालात इनके ख़राब हुए और जिसमें पहली बार कश्मीर में 3 हिंदू मारे गए। जब दंगे फसाद हुए लोगों के बीच में, तो पहली बार 3 हिंदू मारे गए कश्मीर में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब हालात ख़राब हुए तो गवर्नमेंट को रिएक्ट करना ही था। तो महाराजा गुलाब सिंह ने एक कमीशन बनाई। कौन सी कमीशन, गैलेंसी कमीशन, टू इंक्वायर इनटू दी मुस्लिम कंप्लेंट। जो मुस्लिम्स की कंप्लेंट थी, जो मुस्लिम्स की डिमांड थी, उनको इंक्वायर करने के लिए, उस बारे में जानने के लिए इसने गैलेंसी कमीशन बनवाई। लेकिन उस टाइम पे इस कमीशन के ख़िलाफ़ थे, कौन लोग थे इसकी कमीशन के ख़िलाफ़, कश्मीरी पंडित्स। क्यों, ये आपको पता है, मैंने आपको ऊपर कागज़ में बोला, हर छोटी से बड़ी पोस्ट पे 99% ऑक्यूपाई किसने किए थे, इन्हीं कश्मीरी पंडित्स ने, ठीक है। तो ये इन्होंने गैलेंसी कमीशन का अपोज किया उस टाइम पे। तो जब इस गैलेंसी कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी, तो उसके बेसिस पे महाराजा ने अलाउ किया कश्मीर में पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म करना, ठीक है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म हुए थे, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म थी, लेकिन लिमिटेड थी। ये क्या थी, ये लिमिटेड थी, इसको पूरी फ्रीडम नहीं थी, है ना।
और ना ही वोटिंग राइट दिया गया, ठीक है, ना ही वोटिंग राइट दिया गया, ना ही इन पॉलिटिकल ग्रुप्स को पूरा फ्रीडम दिएगी अपना मेमोरेंडम लोगों के सामने रखने का, है ना, तो ना ही गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का। तो ये बेसिकली क्या था, ये जो पॉलिटिकल ग्रुप बने थे ये बेसिकली लोगों को अवेयर कर रहे थे पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली और सोशली। तो इसके बाद जो एक और मेन पॉइंट आता है कश्मीर की हिस्ट्री में जिसने अपना रोल अदा किया, वो था नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बनना, जो बाद में एनसी बनी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज भी चली जा रही है। तो 1932 में ये डेट आप याद रखिए कब बनी। 1932 में ये पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी। किसने बनाई? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। किस लिए? कश्मीरी मुस्लिम्स को उजागर करने के लिए, कश्मीरी मुस्लिम्स को उजागर करने के लिए, है ना, उनको यूनाइट करने के लिए, एक काज के लिए, ठीक है। लेकिन जो मौलाना मसूद सईद मसूद गुलाम मोहम्मद बख्शी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला चाहते थे कि ये जो मुस्लिम मूवमेंट है इसको हम एक सेक्युलर स्ट्रगल दें। क्या दें इसको? हम सेक्युलर स्ट्रगल दें। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लुएंसड थे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से। किससे इन्फ्लुएंसड थे? इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल थे, गांधी का जो आइडिया था। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसड थे पंडित नेहरू से। तो इंडिया में जो मूवमेंट चल रही थी वो सेक्युलर बेसिस पे चल रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे हमने देखा इसी टाइम के दौरान हमारी डांडी मार्च हुई, सब ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम हिंदू सब में। उससे पहले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चली, सब ने पार्टिसिपेट किया, है ना। खिलाफत मूवमेंट चली, स्वदेशी मूवमेंट चली, जितने भी मूवमेंट्स चले। इसके बाद 1942 में हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट चली, उसमें भी सब ने बढ़ चढ़ के साथ दिया उस मूवमेंट में। हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख्स ने, ईसाई ने, सब ने, ऑलमोस्ट सब ने दिया। तो उसी बेसिस पे, उसी फिलॉसफी से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी इन्फ्लुएंसर थे। तो इन्होंने कहा कि हमें ये एक मुस्लिम पार्टी नहीं रखनी चाहिए बल्कि इसको एक सेक्युलर रूप देना चाहिए। तो उसी लिए इन्होंने एक स्पेशल सेशन बुलवाया जून 1939 में, जिसमें इन्होंने इसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा, जो नाम आज तक चला जा रहा है। और इस पार्टी का कश्मीर की पॉलिटिक्स में तब से लेके आज तक ये एक मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो 1944 में नया कश्मीर मैनिफेस्टो किसने दिया था? इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है JKSSB में, नया कश्मीर मैनिफेस्टो कब दिया गया था? 1944 में दिया गया था। किसने दिया था? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ठीक है। तो ये किस लिए था? कि मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए और उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक की राइट्स उनको दिए जाने चाहिए स्टेट में बराबरी के, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो उसके बाद पार्टीशन अनाउंस हो गया। कब हुआ पार्टीशन अनाउंस? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया 3 जून 1947 को। तो इस पीरियड में क्या जैसे कि आप जानते हैं JNK क्या थी? प्रिंसली स्टेट थी। तो इसमें एक प्रोविज़न था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इंडिया में, उनकी चॉइस है, वो पाकिस्तान के साथ जाएं, वो इंडिया के साथ जाएं, या इंडिपेंडेंस रहें, यानी कि खुद अलग रहें बिल्कुल, या इंडिया के साथ जाएं या पाकिस्तान के जाएं। ये इनकी अपनी चॉइस है, किनकी? प्रिंसली स्टेट्स की। तो 500+ प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में। तो कुछ इंडिया के साथ आए, कुछ पाकिस्तान के साथ गए। लेकिन जो कश्मीर का मसला था, ये मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए कि क्या क्या ऑप्शन थे। जो कश्मीर का मसला था वो क्या था कि महाराजा चाहता था कि मैं इंडिया के साथ मर्ज करूं, लेकिन उस पर प्रेशर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जो ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहे। और महाराजा की भी यही ख्वाहिश थी, हमारे लिए इंडिपेंडेंट रहना ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए महाराजा ने इंटर हुआ किसमें? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसको हम कहते हैं। तो 12 अगस्त 1947 को महाराजा ने क्या किया? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट टेलीग्राम के थ्रू भेजा इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी, ठीक है। जब 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने जवाब में ये कहा कि आप अपने कुछ मिनिस्टर्स, है ना, यहाँ भेजिए, हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, ये फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। लेकिन इसका क्या हुआ? जब पाकिस्तान को ये बात पता चली तो पाकिस्तान को लगा कि महाराजा शायद क्या कर रहा है, इंडिया के साथ मर्ज कर रहा है, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो हमारे साथ किया ये हमें एक धोखा है,
आई वाश हमें इसने दिया, आई वाश जिसे हमें कहते हैं। तो उस नतीजे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे अटैक कर दिया। किसके थ्रू? ट्रिबल मिलिटेंट्स जो थे, कहाँ के? पश्तून पाकिस्तान के थे। उन्होंने अटैक कर दिया कश्मीर पे, ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करके आए, किस लिए? कश्मीर को छीनने के लिए। ठीक है, 22 अक्टूबर को जब महाराजा ने ये देखा तो उसने इंडिया को क्या लगाई? मदद की गुहार लगाई। तो इंडिया से हेल्प मांगी कि मुझ पे अटैक हो गया, मुझे बचाइए। तो उस दौरान इंडिया ने हेल्प के लिए एग्री किया, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी। वो कंडीशन क्या थी? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, कि आप हमारे साथ मिलिए तब हम हेल्प करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन कब साइन हुआ? ये 26 अक्टूबर 1947 को साइन हुआ इंडिया के साथ, है ना, जिसके तहत कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। ठीक है, तो ये 26 को साइन हुआ, लेकिन इन्फोर्स हुआ ये 27 अक्टूबर को, जिस दिन सील्ड, यानी कि जिस दिन साइन किया, साइन इस दिन किया था, इन्फोर्स, और इसको जब सील दी गई तो ये इन्फोर्स कब हुआ? 27 अक्टूबर 1947 को। साइन करने वाले कौन थे? ये पॉइंट आप याद रखिए, महाराजा हरी सिंह एंड लॉर्ड माउंटबेटन, जो इंडिया के आखिरी गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश के भी, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी यही रहे थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? सी राजा गोपालाचार्य थे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल। लेकिन अगर ओवरऑल गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का था लॉर्ड माउंटबेटन, और आखिरी भी यही था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था। ठीक है, तो जब ये इन्फोर्स हुआ तो 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी लैंड हुई कश्मीर में थ्रो फ्लाइट्स। ठीक है, तो किस लिए आई? उन इन्वेडर्स को भगाने के लिए, कश्मीर से भगाने के लिए। तो कश्मीर इंडियन आर्मी कामयाब भी हुई, उन्होंने उसको, उन इन्वेडर्स को वापस भेजा। वो भाग गए यहाँ से, लेकिन उन्होंने बहुत सारी लूट खसूट की यहाँ पे। लूट खसूट आप समझते हैं, बहुत सारे लोकल लोगों को मारा गया, उनकी दुकानें लूटी गई, उनको माल लूटा गया, है ना, उनकी वेल्थ लूटी गई, उनका नुकसान किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। लेकिन जब इंडियन फोर्सेस आई तो बहुत सारा कश्मीर का एरिया पाकिस्तान ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुका था, जिसे हम RRPOK कहते हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, जैसे उसमें क्या आता है? गिलगित बाल्टिस्तान आता है, हमारा पुंछ साइड से मीरपुर आता है ना, तो बहुत सारा एरिया उन्होंने ले लिया था। वो आज भी इस पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यही इशू बना हुआ है। पाकिस्तान ये पूरा कश्मीर अपना क्लेम करता है, किस बेसिस पे? कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की आपने खिलाफ वर्जी की, और इंडिया कहता है नहीं ये हमारा पार्ट है। और सच में कश्मीर इंडिया का पार्ट ही है। क्यों कश्मीर इंडिया का पार्ट है? यहाँ पे देखने वाली बात है, कश्मीर क्यों इंडिया का पार्ट ही है, क्यों इंडिया का क्लेम ठीक है? क्योंकि ये POK पाकिस्तान के पास है। ठीक है, और ये बाकी कश्मीर आप मान लीजिए इंडिया के पास है, और ये थोड़ा सा आकाशीय चिन्ह है। जो ये POK पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ये इन्होंने ज़बरदस्ती अनेक्स किया है। क्या किया है? ज़बरदस्ती अनेक्स किया हुआ है। और इंडिया के ने जो कश्मीर अपने लिए, जो इंडिया के पास कश्मीर है, वो एक ट्रीटी के तहत है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन के तहत है। तो यहाँ पे इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर है कि ये लीगल है, और ये यही बात सच्चाई है, इससे मुंह फेरा नहीं जा सकता, है ना। कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया का जो क्लेम है जम्मू कश्मीर पे, वही क्लेम सही है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करके लिया है, एक ट्रीटी के तहत लिया है, लीगल तरीके के तहत लिया है। चाहे वो ट्रीटी कैसे हुई वो दीगर सवाल है, लेकिन जो पाकिस्तान के पास POK है वो भी इंडिया का पार्ट है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने वो अनेक्स करके लिया है ना, क्योंकि वो पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। क्योंकि जिस चीज़ पे इंसान ज़बरदस्ती कब्ज़ा करता है उस पे वो अपना हक जिता नहीं सकता है, वो सिर्फ पावर के बूते पे, ये बल बूते पे उस पे क्लेम कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में उस पे लीगली उसका कोई राइट नहीं है। और ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान के पास जो POK है, लीगली पाकिस्तान तो इस पे भी अपना राइट क्लेम कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअली में उसका POK पे भी कोई राइट नहीं है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उस पे भी उसका कोई राइट है ही नहीं। ओके, तो चलिए आगे हम क्लास कंटिन्यू करते हैं।
तो लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया था हरी सिंह ने, उसने 3 चीज़ें सरेंडर की थी इंडिया को। डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर कौन देखेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो स्टेट की अफेयर है वो स्टेट देखेगी। इसीलिए जे.एंड.के स्टेट को अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, 370 डाला गया। फिर प्रेसिडेंटल आर्डर के तहत 1954 के तहत 370 डाला गया, जिसमें जे.एंड.के को क्या दिया गया? अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, जे.एंड.के का अलग पीएम दिया गया। इसी तरह सदर रियासत दिया गया, जो बाद में चेंज हुआ 1966 में, जो फिर पीएम को सीएम ने रिप्लेस किया, सदर रियासत को हमारे गवर्नर ने रिप्लेस किया, जो एक अमेंडमेंट की गई जे.एंड.के की ही कॉन्स्टिट्यूशन में 1966 में। ठीक है, वो 6th अमेंडमेंट थी। खैर इनमें से तो अब आपको क्वेश्चन नहीं पूछते, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जे.एंड.के का कॉन्स्टिट्यूशन ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो वो ये बस मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा हूँ। तो अब कश्मीर का मसला यूएनओ में कौन लेके गया? कश्मीर का मसला यूएनओ में पीटी नेहरू ही लेके गए, यानी कि इंडिया ही लेके गया यूएनओ में। क्यों? और ये किसी हद तक ठीक भी था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का जो कब्जा था वो इल्लीगली था। तो ये कब लिया? 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी शिकायत दर्ज की इस बारे में, जो कश्मीर का मसला था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? इन्होंने एक कमीशन बनाई। कौन सी कमीशन बनाई सिक्योरिटी काउंसिल ने? द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान इन्होंने बनाई। ठीक है, तो उस कमीशन के तहत इन्होंने क्या चाहा कि हम कश्मीर के मसले को हल करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, एक एकॉर्ड पे जाए, इस डिस्प्यूट को ये हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करें। ठीक है, और इन्होंने उसमें क्या रिकमेंडेशन की कि आप कश्मीर में प्लेबिसाइट कराइए। ठीक है, यानी कि लोगों की राय लीजिए, जो आज तक मुमकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इस प्लेबिसाइट की एक कंडीशन थी। क्या थी? जैसे ये पीओके है, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान को भी अपनी आर्मी हटानी थी, यहाँ से इस वाले कश्मीर से इंडिया को भी अपनी फोर्सेस हटानी थी, और यहाँ पे प्लेबिसाइट कराना था। ना ही पीओके राज़ी हुआ अपनी आर्मी पीछे लेने के लिए, पाकिस्तान राज़ी हुआ, और ना ही इंडिया, जिसकी वजह से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हो पाया कश्मीर में। और ये मसला, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन की थी इस कमीशन के तहत, वो सिर्फ पेपर पे ही हैं, और इस बात को 75 ईयर्स हो गए, और ये मसला जूं का तूं ही है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, और अगर लीगलिटी देखी जाए तो कश्मीर इंडिया का पार्ट ही है। क्यों? क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया है, और पीओके इंडिया का पार्ट ही है। इस पर पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा है, और होपफुली इंडिया जल्दी ये पीओके भी अपने इस कश्मीर के साथ मिलाएगा, जो कश्मीर का पार्ट थे। तो होप ये जब भी हो हमें खुशी होगी। तो चलिए आगे, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हिस्ट्री में, वो हम देख लेते हैं। 1947 में क्या हुआ? 1947 में फर्स्ट इंडो पाक वार हुआ। किस पे? कश्मीर पे। ये कुछ लार्ज स्केल वार नहीं था, छोटा सा एक वार था। किस पे हुआ था? 1940 कश्मीर मसले पे 1947 में। 1 जनवरी 1949 में इनके बीच में क्या हुई? सीज़ फायर डिक्लेयर हुई, एलओसी एस्टेब्लिश की गई। किसके कहने पे? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पे। ठीक है, नेक्स्ट 1965 में सेकंड इंडो पाक वार हुआ, ये भी कश्मीर इशू पे हुआ, 17 दिन के लिए ये रहा। और थर्ड वार जो कश्मीर के इशू पे हुआ वो था हमारा करगिल वार, जो रिसेंटली हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए कुछ पुरानी डेट्स हैं, ये आपको बताता चलूँगा। 325 से 324 BC, 324 और 325 BC, यानी बिफोर क्रिस्ट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, सिकंदर जो था, जिसको हम उर्दू में सिकंदर कहते हैं, उसने कश्मीर विज़िट किया था, और उस टाइम पे वार भी हुआ था उसका किस किंग के साथ? इंडियन किंग के साथ, पोरस के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? बैटल ऑफ हाइदाफस कहते हैं, जो झेलम के किनारे पे हुआ था। ठीक है, जिसमें किंग पोरस हार गया था, लेकिन अलेक्जेंडर ने कहते हैं कि उसकी उस ब्रेवरी, उस फाइट को देख के, जो उसने फाइट दी थी, वो
देख के उसने उसकी टेरिटरी वापस की थी। कुछ बुक्स में ये लिखा है, कुछ बुक्स में ये लिखा है कि जो अलेक्जेंडर की फ़ौज थी वो ही जवाब देगी थी। लड़ते लड़ते वो इतनी थक चुकी थी कि वो अब झेलम से इधर आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंडर ने उसकी टेरिटरी वापस कर दी गई। ठीक है। चाइनीज़ पिलग्रम जो आया था कश्मीर, वो कब आया था? ह्यून आया था, वो आया था 631 एडी में। कब आया था ये? 631 एडी में। और इस टाइम पे कश्मीर में रूल था कारकोटा डिनेस्टी का। आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया एंशिएंट में, कारकोटा डिनेस्टी का रूल था। और रूलर कौन था? बुरला दरनावा नाम से रूलर था। ठीक है। शंकराचार्य कश्मीर कब आया? शंकराचार्य कश्मीर आया कब आया था? 1293 एडी में। 1293 ईस्वी में शंकराचार्य कश्मीर आए थे। ठीक है। 1356 ईस्वी में शेख नूरुद्दीन नूरानी, जिसे हम नुन ऋषि के नाम से जानते हैं, या इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, अलमदारे कश्मीर, पैदा हुए थे। 1375 ईस्वी में मीर सईद अली हमदानी यानी कि शाह हमदान कश्मीर आया था। तब कौन सी डिनेस्टी थी यहाँ पे? शाह मीर डिनेस्टी का रूल था। ठीक है। और इसके साथ कितने लोग आए थे? 700 लोगों को ये लेके आए थे। कहाँ से? ईरान से, पर्शिया से लेके ये कश्मीर आए थे इस्लाम की दावत देने के लिए, इस्लाम स्प्रेड करने के लिए। ठीक है। 1382 ईस्वी में शाह हमदान दूसरी बार कश्मीर आए थे। ठीक है। 1480 ईस्वी में एक फायर ब्रोक आउट हुई सिटी ऑफ कश्मीर में, श्रीनगर सिटी में, जिसने लगभग 10,000 हाउसेस क्या जल के राख हो गए। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने खैर लिख रखा है तो आपकी जानकारी के लिए। 1501 में अर्थक्वेक आया कश्मीर में, जिसमें 1000 ऑफ कश्मीरी पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम हिंदू जो वहाँ पे बेसिकली बॉस रहते थे, तो उसमें वो मरे थे। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने पहली बार कश्मीर पे अटैक किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा था। और अकबर से पहले किसने अटैक किया था कश्मीर में? बाबर ने, वो भी अनसक्सेसफुल रहा था। ठीक है। 1585 में अकबर ने फिर से अटैक किया, सेकंड टाइम किया, और कश्मीर को एक्वायर कर लिया। जो फिर इसने यूसुफ शाह चक डिनेस्टी थी यहाँ पे, यूसुफ शाह चक को एग्जाइल में भेज दिया, पहले बंगाल फिर बिहार नालंदा में, वहीं पे उसकी डेथ हुई। और 1586 में मुग़ल रूल आया, लेकिन क्या था? यूसुफ शाह चक का बेटा याकूब शाह चक ही कश्मीर का रूलर रहा टिल 1587 तक। हालांकि ये इंडिपेंडेंट नहीं था। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं था? क्योंकि ये मुग़ल सुप्रीमेसी के अंदर ही था। लेकिन 1587 में मुग़ल्स ने इसको कम्प्लीटली हटा दिया और अपने गवर्नर यहाँ पे बिठा दिया। ओके। 1846 में डोगरा रूल स्टार्ट हुआ, हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा। 1889 में उर्दू बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ J&K एंड रिप्लेसड पर्शियन। तो J&K की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू कब बनी? जो अभी तक चली आ रही थी, कब तक? 31 अक्टूबर तक। बाद में एक इसमें J&K की 5 लैंग्वेज पार्लियामेंट ने एक अप्रूव किया, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज J&K की रखी गई, जिसमें उर्दू भी ऑब्वियसली है, इंग्लिश भी है, हमारी डोगरी भी ऐड की गई और कश्मीरी भी ऐड की गई और हिंदी भी ऐड की गई। तो लेकिन उर्दू कब बनी थी ऑफिशियल लैंग्वेज? 1889। उस टाइम पे किसका रूल था? डोगरा रूल यहाँ पे था, जब उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। ठीक है। तो 1525 में स्टेट सब्जेक्ट इशू किया था, किसने इशू किया था? ये हरि सिंह ने इशू किए थे। ठीक है। 1931 में पीपल ऑफ कश्मीर ने ओपनली रिवॉल्ट किया, किसके खिलाफ? महाराजा हरि सिंह के खिलाफ। और इसी ईयर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी एस्टेब्लिश हुई। 38 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपना नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पार्टी को सेक्युलर रंग देना चाहती थी। ठीक है। 1944 का समर था, जिन्ना ने कश्मीर विज़िट किया। इसी साल जवाहरलाल नेहरू ने भी कश्मीर विज़िट किया, खान अब्दुल गफ़ार खान ने भी किया। खान अब्दुल गफ़ार कौन थे? जिसको फ्रंटियर गांधी हम कहते थे। इन्होंने इस ईयर में 1944 में कश्मीर विज़िट किया। अप्रैल 1944 में क्या किया? शेख अब्दुल्ला ने नया कश्मीर मैनिफेस्टो दिया। ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पे कौन था? महाराजा हरि सिंह था। तो
इन्होंने नया कश्मीर मैनिफेस्टो दिया, जिसमें क्या थे, कुछ इन्होंने चेंज रिकमेंडेशन की थे, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल चेंज कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट यहाँ पे चलाएगी, कहाँ पे, कश्मीर में। क्विट कश्मीर मूवमेंट किसके बेसिस पे चली, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चली थी, उसके बेसिस पे कश्मीर में भी क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाएगी महाराजा के खिलाफ। कब, 1946 में। 47 में क्या हुआ, लॉर्ड माउंट बेटन ने कश्मीर विज़िट किया, ठीक है। ये 5 डेज तक यहाँ पे रहा। गांधी जी भी कश्मीर आए 1947 में, और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ, अभी हमने पढ़ा। तो उसके बाद ये 48 में कहाँ चला गया मसला, यूएनओ में इंडिया ने ले गया कश्मीर का मसला, ठीक है। 52 में दिल्ली एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जे.एंड.के स्टेटमेंट। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, ये अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये डिफरेंस के बारे में जिस पे फिर अब्दुल्ला अकॉर्ड साइन हुआ था, छोड़िए आप। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जे.एंड.के की थोड़ी सी एक है, इसको मैं आपको जल्दी दे देता हूँ, कब बनाएगी, 1951 में, ठीक है। इलेक्शन इसका 51 में हुआ, 75 के 75 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीते, ठीक है। तो पहली बार शेख अब्दुल्ला ने एड्रेस किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 31 अक्टूबर को, ठीक है। दिल्ली एग्रीमेंट कब साइन हुआ, 1952 में, ठीक है। उसके बाद शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हो गए, 1953 में अरेस्ट हो गए, क्योंकि वो फिर कुछ और ही सोच रखते थे। वो इंडिया के साथ पूरी तरह से जो मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन हुआ था, वो उसके ख़िलाफ़ कुछ बातें कर रहे थे। वो चाहते थे हम इंडिपेंडेंट रहें कुछ हद तक। उन्हीं जैसे तीन चीज़ें थी महाराजा ने जो साइन की थी वो ही रहें, लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर कुछ एग्रीमेंट्स किए गए, है ना। दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, फिर प्रेसिडेंटल आर्डर हुआ, फिर इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड हुआ 70s में। तो बहुत सारे चेंज लाए गए 370s को मतलब एरोड करने के लिए, उसका पावर कम करने के लिए। तो 15 फरवरी 1954 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी, उसने अपना सब ने वोट किया किसमें, इंडिया का जो स्टेट का जो एसोसिएशन हुआ था इंडिया के साथ, उसको रेक्टिफाई किया सब ने, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के कब अडॉप्ट किया गया था, 17 नवंबर 1956 को अडॉप्ट हुआ, और कब इन्फोर्स हुआ, 26 जनवरी 1957 को, ठीक है। पार्ट सेकंड जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट सेकंड में सेक्शन 3 था जो जे.एंड.के के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई थी। वो ये थी कि द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, एक मिनट, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज एंड शेल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी बात। और इससे भी एक और अच्छी बात थी, इससे भी अच्छी बात क्या थी, वो ये थी, दिस सेक्शन कैन नॉट बी लीगली अमेंडेड एज पर प्रोविजन ऑफ पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे.एंड.के। ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट था, रखा गया। अब देखिए, जे.एंड.के को क्या दिया गया, अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिए, और जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न रखा जाता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप जब आपको लगेगा कि कोई प्रोविज़न हमें अमेंड करना है, ये आउटडेटेड हो चुका है या कुछ ऐड करना है, तो हम उसको अमेंड करते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन 3 था, ये तो इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या थी कि इसी के साथ इन्होंने ऐड किया कि जो ये सेक्शन है, इसको जे.एंड.के की जो असेंबली होगी, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद जो जाहिर सी बात है असेंबली होगी, तो जो वो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास पावर तो होगा, वो बाकी चीज़ों को अमेंड करे, बाकी प्रोविजन को अमेंड करे, कुछ ऐड करे, कुछ डिलीट करे। लेकिन ये सेक्शन ना, वो इसके साथ वो छेड़ ही नहीं सकती है। ये सेक्शन वो अमेंड ही नहीं कर सकती है ना। ये सेक्शन वो अमेंड ही नहीं कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोविज़न था इंडिया के लिए भी और कश्मीर के लिए भी। तो ये प्रोविज़न की वजह से हम इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट हैं और इंशाल्लाह आखिर तक रहेंगे। तो ये था हमारी कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। होपफुली आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा, आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। और अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। तो मैं होपफुली जल्दी से जल्दी आपकी सारी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।